पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में समझौतावादी विचारकों का एक समूह जिसे हॉब्स लॉक रूसो के नाम से जाने जाते हैं, उनमें से द्वितीय और महत्वपूर्ण समझौतावादी विचारक लॉक, जॉन लॉक के बारे में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम उसके जीवन परिचय को समझते हैं। लॉक एक ब्रिटिश दार्शनिक राजनीतिक विचारक जिसका जन्म इंग्लैंड में हुआ। इंग्लैंड में ही ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया। बाद में अध्यापक के रूप में अध्यापन कार्य भी कराया। जब लॉक केवल 12 वर्ष के थे, उन्होंने इंग्लैंड में तनाव और अराजकता की स्थिति देखी थी। लॉक के समय ही 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति हुई, जिसके तहत निरंकुश शासक जेम्स द्वितीय को जनता के द्वारा गद्दी से उतार दिया गया और विलियम शासक बने। इस क्रांति से लॉक अत्यधिक प्रभावित हुए और इस क्रांति का समर्थन करके ही लॉक अपने सिद्धांतों का औचित्यकरण एवं प्रतिपादन करता है। लॉक राजनीति विज्ञान में समझौतावादी सिद्धांत के समर्थक के रूप में प्रसिद्ध है। लॉक उदारवाद के पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन माना है। लॉक अनुभववाद का भी जनक है। उनके अनुसार ज्ञान पांच इंद्रियों के अनुभव से प्राप्त होता है। लॉक ने प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत प्रतिपादित किया। उनके अनुसार ये व्यक्ति को जन्म के साथ मिलते हैं, इन्हें छीना नहीं जा सकता। ऐसे जो प्राकृतिक अधिकार हैं उनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार, लाइफ, फ्रीडम एंड प्रॉपर्टी के अधिकार हैं, और संपत्ति के अधिकार को उन्होंने इनमें सर्वोच्च अधिकार माना है। प्राकृतिक अधिकारों का जनक भी लॉक कहलाता है। लॉक की महत्वपूर्ण रचनाएं, नंबर 1, ए लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, वॉल्यूम 1, 2 और 3, 4 में ये प्रकाशित हुए हैं। दूसरी किताब उनकी एन ऐसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, मानव समझ से संबंधित निबंध। तीसरा, टू ट्रिटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ये पुस्तक लॉक की सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हिंदी में इस पुस्तक का टाइटल सिविल गवर्नमेंट पर 2 निबंध है। 1689 में ये पुस्तक प्रकाशित हुई। इस पुस्तक के पहले भाग में रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक पैट्रियार्का में वर्णित दैवीय सिद्धांत का खंडन किया गया है। दूसरे भाग में गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन कर अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। अब उनके सामाजिक समझौतेवादी विचारों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। इनके समझौतावादी विचारों को 3 भागों में वर्णित कर सकते हैं। नंबर 1, मानव स्वभाव। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से ही सामाजिक, नैतिक, अच्छा, शांति प्रिय, नियम पालक और विवेकशील प्राणी है। वे सब अपने आप में ही शालीन, व्यवस्था प्रिय और प्राकृतिक कानूनों के पालन करता है। मानव स्वभाव के बाद उन्होंने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है। जॉन लॉक प्राकृतिक अवस्था में हॉब्स के बिल्कुल विपरीत वर्णन करता है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था बहुत ही शांतिपूर्ण, सद्भावनापूर्ण, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। यह अवस्था पूर्व राजनीतिक है, पूर्व सामाजिक नहीं है। अर्थात इस अवस्था में समाज था, लेकिन समाज में व्यवस्था के लिए राज्य और सरकार अर्थात राजनीतिक पक्ष नहीं था।
प्राकृतिक अवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित थी। प्राकृतिक नियम ये प्रचलित था कि तुम दूसरों के प्रति वैसा ही व्यवहार करो जिसकी अपेक्षा तुम दूसरों से रखते हो। ये उस समय एक प्राकृतिक नियम संचालित था और इसी नियम से वो प्राकृतिक अवस्था आगे बढ़ रही थी। इस अवस्था में सभी को 3 प्राकृतिक अधिकार नेचुरल राइट्स मिलते थे: जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। इस प्रकार यह अवस्था पूर्णतः नैतिक, सामाजिक और कर्तव्य बोध की अवस्था थी। अब तीसरे चरण में अपने सामाजिक समझौते सिद्धांत का लॉक प्रतिपादन करता है। जॉन लॉक ने मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करने के बाद सामाजिक समझौते के कारण और स्वरूप का वर्णन किया है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में कुछ अशुभताएं थी, जैसे प्राकृतिक नियम स्पष्ट नहीं थे, नियमों को लागू करने वाली कोई शक्ति नहीं थी और नियमों की व्याख्या हेतु न्यायाधीश का भी अभाव था। अर्थात कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों का ही अभाव था। इनके अलावा प्राकृतिक अधिकारों की भी रक्षा हेतु लोगों ने प्राकृतिक अवस्था का त्याग कर समझौता करने का निर्णय लिया। यह समझौते का कारण दे रखा है। अब जो समझौता हुआ है उसका स्वरूप कैसा है? लॉक के अनुसार मनुष्यों ने मिलकर 2 समझौते किए। पहला सामाजिक समझौता, जिसमें सभी मनुष्यों ने आपस में मिलकर प्राकृतिक अवस्था का अंत कर एक नागरिक समाज का निर्माण किया। दूसरा राजनीतिक समझौता। यह समझौता शासक और शासित अर्थात नागरिक समाज के लोगों और शासक के मध्य हुआ, जिससे राज्य और सरकार की स्थापना हुई। लोग सरकार को ट्रस्ट मानते हैं। ट्रस्ट मतलब बिना प्रॉफिट और बिना लाभ के जनता के हित में काम करने वाली संस्था, और जिसका कार्य लॉक ने सेवा करना बताया है। इस समझौते में व्यक्तियों ने सभी प्राकृतिक अधिकार अपने पास रखे, सिवाय दंड देने के अधिकार के जो राज्य और सरकार को सौंप दिए गए। समझौते से शासक को कानून बनाने, उसकी व्याख्या करने और उनको लागू करने का अधिकार दिया गया, लेकिन शासक की शक्ति पर एक प्रतिबंध था जो हमने हॉब्स में नहीं देखा, लॉक में नहीं देखेंगे, लेकिन उसमें रूसो में नहीं देखेंगे। लेकिन लॉक शासक की नियम को शक्ति पर प्रतिबंध लगाता है। उनका कहना है कि प्राकृतिक कानूनों के अनुसार ही कानून बनाएगा राज्य और शासन करेगा। यदि शासक सार्वजनिक हितों के विरुद्ध कार्य करे, प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में असमर्थ हो, तो समाज को क्रांति कर शासक को सत्ता से हटाने का अधिकार है। लॉक क्रांति के स्थान पर स्वर्ग से अपील शब्द का प्रयोग करता है, अर्थात शासक यदि अहितकारी कार्य करे तो लॉक स्वर्ग से अपील कर सकते हैं उन्हें हटाने की। जॉन लॉक के अनुसार क्रांति के परिणाम स्वरूप समझौता टूट जाता है तो सरकार समाप्त हो जाती है, लेकिन नागरिक समाज और राज्य बना रहता है, जिसे वह कॉमनवेल्थ कहता है। अतः व्यक्ति अपने प्राकृतिक अधिकारों में नहीं पहुंचता, जबकि हॉब्स ने समाज, राज्य और सरकार को तीनों को ही समझौते का परिणाम माना। इसलिए समझौता टूटने पर प्राकृतिक अवस्था पुनः आ जाती थी। इस प्रकार इस समझौते के द्वारा लॉक, लोग नहीं, यहाँ लॉक है, लॉक सीमित एवं संसदीय शासन की स्थापना करता है, जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण है। राज्य को सीमित करने के लिए लॉक संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर, सॉवरेंटी, संप्रभुता के स्थान पर ऑल सुप्रीम पावर शब्द का प्रयोग करता है। लॉक के अनुसार 2 समझौते होते हैं, पहले से नागरिक समाज और दूसरे से राज्य अर्थात कॉमनवेल्थ और सरकार ट्रस्ट की स्थापना होती है। नंबर 2, समझौते से सभी व्यक्ति अपनी समझ शक्तियां नागरिक समाज को सौंपते हैं, शासक को नहीं।
नंबर 3, समझौता व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा के लिए हुआ है। नंबर 4, राज्य सरकार जन सहमति के परिणाम है, किसी दैवीय शक्ति के नहीं। जनता ने स्वयं उनको चुना है। शासक, पांचवा, शासक समझौते का हिस्सा है, वह समझौतों की शर्तों से बंधा हुआ है। छठा, समझौता एक सीमित और मर्यादित राज्य सत्ता की स्थापना करता है। सातवां, पहला समझौता स्थायी है, जो समाज की स्थापना करता है। दूसरा समझौता अस्थायी है, जो राज्य और सरकार की स्थापना करता है। आठवां, अत्याचारी शासक के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार जनता के पास है। इन सभी विशेषताओं के कारण, खासकर अत्याचारी शासक के विरुद्ध क्रांति के अधिकार ने लॉक को उदारवाद का जनक घोषित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। समझौते की आलोचना मानव स्वभाव का एक पक्षीय व्याख्या लॉक के द्वारा की गई है। दूसरी, प्राकृतिक अवस्था काल्पनिक है, ऐसी अवस्था वर्तमान तक नहीं देखी गई है। तीसरा, प्राकृतिक अधिकारों की धारणा भी गलत है, क्योंकि राज्य और समाज के बिना अधिकारों की कल्पना संभव ही नहीं है। क्रांति का अधिकार भी गलत है, इससे राज्य में अराजकता और विद्रोह सदैव बना रहेगा। पांचवा, राज्य का आधार केवल सहमति नहीं, शक्ति भी परम आवश्यक है व्यवस्था के लिए। नंबर 6, दो समझौता अव्यावहारिक है। महान विचारक गिलक्रिस्ट के शब्दों में, हॉब्स ने राजनीतिक सत्ता को अस्वीकार कर कानूनी प्रभुसत्ता का प्रतिपादन किया, जबकि लॉक ने राजनीतिक सत्ता को स्वीकार किया है और कानूनी सत्ता को मान्यता नहीं दी है। थैंक यू दोस्तों। ये लॉक एक विस्तृत रूप में और उनके सामाजिक समझौतावादी सिद्धांत का वर्णन किया गया है। लॉक एक संसदीय प्रभुसत्ता को मानने वाला, कानूनी प्रभुसत्ता को मानने वाला, लोकतंत्र का समर्थक, व्यक्तिवाद का समर्थक और उदारवादी विचारक है। धन्यवाद।